नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पे छोड़ा था। ठीक है, अपना क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस चल रहा है, उसका 7th चैप्टर है, उसका सपोजिटली लास्ट पार्ट है ये। आई गेस ख़त्म कर लूँगा मैं इस पार्ट में इसको। ठीक है, तो हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल पर छोड़ा था और इससे हम लोग अभी आगे चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, लोगों को जोड़ें, भला करें, भला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल हमने देखा था कि दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, पहला ग्लोबल और दूसरा लोकल। ग्लोबल क्या होता है? जो आप किसी भी ब्लॉक में डिफाइन नहीं करते, बाहर डिफाइन करते हैं, दैट इज ग्लोबल। और जहां से आप ग्लोबल डिफाइन करेंगे उसके बाद उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो आपने ग्लोबल बोल दिया इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने डिफाइन किया और कहीं भी यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर आपने उसको डिफाइन किया उसके बाद ऑनवर्ड जो फंक्शन होंगे या ब्लॉक होंगे या ऐसे भी होंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, लोकल वेरिएबल क्या है कि किसी फंक्शन या ब्लॉक में डिफाइंड होते हैं। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक में डिफाइन होने के कारण उनका जो रीच है या लिमिट है वो उतने ही दूर में रह जाता है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझते हैं कि मतलब कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्ले ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है एक ग्लोबल के साथ और एक लोकल के साथ, तो वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, पहले लाइन में हमने एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। क्या किया? एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया है, राइट। और लोकल वेरिएबल को हम लोग एक फंक्शन है माई फंक, इसमें जाके आपने इसको डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, तो ये दो हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो गए, लोकल वेरिएबल। अब आप देख सकते हैं कि पहला डेफिनेशन जो था कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो बाहर डिफाइन होता है, तो ये बाहर हो रहा है ना, ये बाहर डिफाइन हो रहा है, बाहर। और ये कहाँ होता है? अंदर डिफाइन होता है, अंदर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक के अंदर में डिफाइन हो रहा है, करेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करने जाएंगे। प्रिंट करेंगे और देखेंगे क्या आउटपुट आना चाहिए। तो पहला इस फंक्शन के अंदर ही में हम प्रिंट कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर में ही प्रिंट कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल वेरिएबल ये यहाँ पर क्या प्रिंट होकर के आएगा, तो ये स्ट्रिंग एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, है ना। और उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल अपना 10 है। ठीक है, सेम फॉर दिस, यहाँ पर कितना है, 5 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आइए आप, ये फंक्शन कॉल था। इसके बाद जो लास्ट लाइन है, लास्ट दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखिए आप। तो ग्लोबल वेरिएबल तो एज इट इज़ ग्लोबल है, इससे पहले डिफाइन हुआ है, तो मतलब यहाँ यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका 10 प्रिंट कर देगा। अब ये जो है आपको एरर मार देगा। क्यों एरर मारेगा? क्योंकि लोकल वेरिएबल जो है लोकवेर, ये आपको अंदर डिफाइंड था, ये बाहर उसका जो है बाउंड्री नहीं है, मतलब बाहर उसका पहुँच नहीं है। ठीक है, उसकी औकात फंक्शन भर की ही है, तो फंक्शन में ही उसका औकात खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये आपका अंतर हो जाता है। दूसरा चीज़ मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जहाँ से हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके बाद से हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर लिख रहे होते, यहाँ पर लिख रहे होते, राइट। ये यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ होता। ठीक है, इसमें लिखा हुआ होता ना। इस केस में हम यहाँ अगर प्रिंट करने जाएंगे तो ये हमको एरर मार देगा। क्यों एरर मारेगा? क्योंकि जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं उससे पहले ही हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर में आपको मैंने बताया हुआ है कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है, इंटरप्रेट करना शुरू करता है। ठीक है, ये रूल्स हम लोग लास्ट पार्ट में देख चुके हैं। चलिए, ठीक है। अब इसमें नोट कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। क्या बात है? पहला बात, ठीक है, इफ लोकल वेरिएबल with same name as global variable is defined inside a function, is defined inside a function। ठीक है, फंक्शन लोकल टू दैट फंक्शन। ठीक है, लोकल टू दैट फंक्शन, लोकल प्लस हाइड, इसको समझते हैं अभी, हाइड्स ग्लोबल वेरिएबल। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपने किसी भी, आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल है,
ठीक है, उसका उसी नाम का अगर आपने लोकल वेरिएबल के अंदर में आपने कुछ डिफाइन कर दिया तो वो क्या करता है कि ग्लोबल वेरिएबल को दो काम करता है। ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर देता है, यहाँ लिखा हुआ है ना सेकंड पॉइंट, ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर देता है। यहाँ वेरिएबल लिखना मिस कर गया, ठीक है, इसको एग्जांपल देके समझेंगे अभी। क्या बोला है, इफ लोकल वेरिएबल विथ सेम नेम एज ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, इन दैट केस लोकल वेरिएबल जो है उसका जो लिमिट है उसी फंक्शन के अंदर में होगा, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ग्लोबल वेरिएबल जो है वो उस फंक्शन के अंदर में हाइड हो जाता है। ठीक है, इसको अभी एग्जांपल से समझते हैं, आ जाइए एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास था, ठीक है, ग्लोवैर था, ठीक है, ग्लोवैर इक्वल्स टू 10 था, ठीक है, डेफ माई फंक्स, ठीक है, डेफ माई फंक्शन, अरे ठीक है, डेफ माई फंक्शन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोक वैर जैसा था पहले वैसे पहले लिख लेते हैं, 5 है एंड ग्लोवैर, ठीक है, ग्लोवैर इक्वल्स टू 25 रख लेते हैं। ठीक, अब आप यहाँ प्रिंट कीजिए, प्रिंट लोकवैर, प्रिंट ग्लोवैर, और इससे बाहर आके देख, जब हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो अगेन हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट ग्लोवैर एंड प्रिंट लोकवैर। अब इस ये जो लास्ट लाइन अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसका तो अपन ने देख रखा है कि क्या आउटपुट होने वाला है। ठीक है, इसका आउटपुट आप समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ग्लोवैर को हमने यहाँ पर 10 बोला है, ठीक है, ग्लोवैर को हमने डिफाइन किया किससे, 10 से डिफाइन किया, इसका वैल्यू मैंने 10 सेट किया हुआ है, एक चीज़। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लोकवैर को मैंने 5 सेट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर ग्लोवैर जो है अगेन यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, ग्लोवैर जो है इसको हम अगेन डिफाइन कर रहे हैं 25। तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि क्या होगा ना कि लोकवैर जो है ये आपको क्या देगा, आउटपुट 5 देगा, ये क्या देगा आपको, क्या देगा, 25 देगा। अगेन जब ग्लोवैर प्रिंट करेंगे क्या देगा, 10 देगा, और ये क्या देगा आपको, एरर देगा। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट तो आप समझ रहे होंगे, पिछले बार में हमने डिस्कस किया है कि लोकवैर जो है वो अंदर में था तो उसका जो लिमिट है वो बाहर में नहीं है, तो इसलिए वो एरर दे देता है। ठीक है, अंदर में जो ये लोकवैर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे थे, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी हमने समझ लिया है। समझना यहाँ पर इस पॉइंट में क्या था कि यहाँ पर हमने ग्लोवैर का वैल्यू 10 लिया है, फिर उसको हमने क्या किया, ओवरराइट किया, सेम वेरिएबल नेम से मैंने क्या किया है, ओवरराइट किया है, और यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट किया 25। लेकिन जब हम फंक्शन के बाहर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अगेन 10 हमको प्रिंट करके दे देता है। तो इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। पहला चीज़ तो ये, जो अंदर में आपने सेम नेम से अगर डिफाइन कर दिया तो ये वाला जो है वो हाइड हो जाता है, हाइड। ठीक है, और ये जो आपने सेम नेम से डिवाइड किया ये ग्लोबल नहीं बनता है, ये लोकल है, लोकल टू फंक्शन। ये हमने पहला पॉइंट देखा था ना, यहाँ पे क्या देखा था, लोकल टू दैट फंक्शन एंड हाइड ग्लोबल वेरिएबल, ये दो काम यहाँ पर हो जाता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है फंक्शन के अंदर में ग्लोवैर, उसी टाइम पर वो लोकल फंक्शन, लोकल टू दैट फंक्शन बन गया। ये जो ग्लोवैर है इसका जो लिमिट है उस फंक्शन के अंदर में है। ठीक है, और जैसे ही वो फंक्शन के बाहर आता है तो इनिशियल वाला जो ग्लोवैर था उसको उठा लेता है। ठीक, चलिए, तब अब सवाल उठता है कि भाई ग्लोबल वेरिएबल को अगर हमको बदलना हो फंक्शन के अंदर में तब कैसे बदलेंगे, क्योंकि बदल रहे हैं तब तो वो क्या हो रहा है, उसी फंक्शन के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। सवाल ये उठेगा ना कि आपने यार, सवाल क्या उठेगा कि आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब इस फंक्शन के अंदर मैंने मॉडिफाई किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यही मॉडिफाइड वैल्यू आगे कंटिन्यू हो, लेकिन जब मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ तब तो वो लोकल वेरिएबल बन के वहाँ पर काम हो जा रहा है। तब इस वेरिएबल को कैसे चेंज कर पाएंगे हम, बाहर चेंज करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, तो उसका सोल्यूशन अभी आएगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे, उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं और इसी से हमको पता चल जाएगा क्या करना है। इफ मॉडिफाइड वैल्यू, इफ मॉडिफाइड
if modified value of global variable of modified value of global variable is to be used outside function, then keyword global, ठीक है, global should be used, ठीक है, that is प्रीफिक्स्ड। इसको समझेंगे, अभी एग्जांपल लेते हैं। जो मैंने आपको अभी सवाल किया था उसी को एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं। वेरिएबल नेम इन द फंक्शन, और यहाँ पर ग्लोबल। क्या बोला? इफ मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज टू बी यूज्ड आउटसाइड फंक्शन, देन कीवर्ड ग्लोबल शुड बी यूज्ड दैट इज प्रीफिक्स्ड टू वेरिएबल नेम इन द फंक्शन। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं अभी सवाल क्या था हमारा कि अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका वैल्यू को आपने चेंज किया फंक्शन में, ठीक है, और उस वैल्यू को आप यूज करना चाहते हैं फंक्शन के बाहर, तो आप नहीं यूज कर पा रहे थे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे? क्योंकि वो जो वेरिएबल था वो उसी के नाम से, जब आपने अंदर उसको चेंज करने के लिए वैल्यू उसमें डाला तो वो एक लोकल वेरिएबल वहाँ पर क्रिएट हो जाता है उसी नाम से, जिस नाम का ग्लोबल वेरिएबल है, और उस नया वैल्यू लेकर के वो फंक्शन में यूज़ करता है। लेकिन जैसे ही फंक्शन बाहर आते हैं कि उसका वो लाइफ टाइम खत्म हो जाता है और इनिशियल जो ग्लोबल वेरिएबल था वो अपना वापस अवतार ले लेता है, वापस एक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमको ग्लोबल एक कीवर्ड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस कोड में आपको वही चीज़ दिख जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का हम लोग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। बाहर चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंदर चेंज करने का जो ये रिफ्लेक्शन है वो हमको बाहर नहीं दिख रहा था, ठीक है, समस्या वहाँ पर है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, हम लोगों ने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया ग्लोवर इक्वल्स टू 5, ठीक है, इसको प्रिंट किया। तो ये प्रिंट करके क्या दे देगा? प्रिंट करके ये 5 दे देगा, ठीक है। बाकी ये जो स्ट्रिंग है वो मान के चलिए आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगा, उसके बाद वो 5 प्रिंट होगा, ठीक है। डेफ माई फंक्शन, ये हमने फंक्शन ये डिफाइन किया, एंड लोक वेर इज 20। अब ये सिंटैक्स है इसका, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ग्लोबल ग्लोवेर, मैंने क्या बोला आपको? ग्लोबल कीवर्ड यूज कीजिए। तो जैसे ग्लोवेर जो है आपने इसको, इसमें क्या होता है कि पाइथन में अभी तक हम देख रहे थे कि हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं था, सीधा इनिशियलाइज कर दीजिए, इंटरप्रेटर खुद ही समझ जाता है कि किस टाइप का इसको डेटा टाइप देना है, राइट, वेरिएबल को। अभी जो है यहाँ पर इंटरप्रेटर को हमको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भाई ये ग्लोबल वेरिएबल है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर ये ग्लोबल वर्ड नहीं लगा होगा तो इंटरप्रेटर को लगेगा कि भाई ये लोकल वेरिएबल उसी नाम से क्रिएट हुआ है और इसको जो है वैल्यू असाइन हो रहा है। इस केस में क्या होगा, जैसे हमने एक्सप्लिसिटली उसको बता दिया कि भाई ये जो ग्लोवेर है दैट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल और उसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, इन दैट केस इंटरप्रेटर क्या करेगा, जब बाहर भी जाएगा तो उसका जो अपडेटेड वैल्यू है वो लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, ग्लोवेर कितना हो जाएगा 50, लॉकवेर कितना हो जाएगा 20। अब ये ग्लोवेर 50 है, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है क्योंकि उस वाले केस में भी जो है आपका जो अंदर में वैल्यू होता था वही होता था। आपका ये कहाँ पर होगा, ये डिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा जो आपने ये ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें डिफ्लेक्ट होगा। पिछले वाले केस में जहाँ हमने देखा था वहाँ पर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 50 प्रिंट करेगा, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला कि फंक्शन के अंदर अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले उसको 2 लाइन में करना पड़ेगा। पहला लाइन क्या होगा, फर्स्ट लाइन जो है वो आपका ये हो जाएगा, ग्लोबल ग्लोवेर को जो है उसी नाम, जो वेरिएबल का नाम है उसको अब ग्लोबल बताइए पहले, उसके बाद उसका वैल्यू चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी।
अब टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब ये जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत मतलब थ्योरेटिकल टाइप की हैं, ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। कुछ फंक्शन हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है, फंक्शन या मॉड्यूल है या जो भी है वो बिल्ट इन है इसमें आपके पाइथन की लाइब्रेरी में, उसको बस इंपोर्ट करके लेके आना होता है। तो वो कुछ तरीका होता है उसका, वो बताया गया है। कौन कौन से फंक्शन है वो इसमें बताया गया है। तो डिस्क्रिप्टिव व्यू के लिए, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई के लिए इसको आप एक बार 1-2 पेज का है वो आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए। मोटा मोटा जो उसमें हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप ये देख लेंगे, उसके बाद वहाँ अगर पढ़ेंगे आप तब फुल टू समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं किस चीज़ पे। पहला तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में 2 तरह की बातें की जाती हैं। पहला तो ये अपना है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। पहला तो क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन, अंदर में फंक्शन पहले से बने होते हैं लाइब्रेरी में, ठीक। और दूसरा क्या होता है, मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल पहले से बना हुआ होता है, ठीक है, मॉड्यूल पहले से बना हुआ होता है, करेक्ट। अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और समझते हैं इसमें, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन में 4 तरह के फंक्शन हो सकते हैं, चाहे तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन हो, ठीक है। 4 तरह क्या हो सकते हैं, चाहे तो अपना इनपुट आउटपुट, आईओ क्या हो गया, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन हो, या फिर डेटा टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड फंक्शन हो। जैसे हमने देखा था ना, अभी हमने क्या देखा था, इंट फंक्शन देखा था। इंट इनपुट लिखते थे ना, इंट, ठीक है, इनपुट, ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ और फिर ये जब ये लिख रहे थे तो ये क्या हो रहा है, इंट फंक्शन ही तो है। इंट क्या है, एक ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग से इंट में ले जा रहा है। तो ये एक डेटा टाइप कन्वर्जन में ये फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जब हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शन हो सकता है कि भैया तुम एब्सोल्यूट नंबर रिटर्न करके दो, या इस तरह की बातें। तो वो देखेंगे कौन कौन से इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे। डिटेल जिनको इसके बारे में पढ़ना हो तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी रेफर कर लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, भारत सरकार का अपना साइट है उस पर, करेक्ट। तो पहला आ जाता है इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन में आपको कौन कौन से फंक्शन पता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट में 2 फंक्शन हमको पता है, इनपुट फंक्शन है, ठीक है। इंट इनपुट लिखते थे ना, इनपुट के अंदर कुछ लिखते थे, है ना, तो वो इनपुट जो था वो भी फंक्शन ही था। तो इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन था। आउटपुट के लिए क्या है, प्रिंट है अपने पास, ये भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है क्या। इनपुट हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं, प्रिंट हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं, दोनों ही इनपुट आउटपुट के फंक्शन है। और ये बिल्ट इन फंक्शन है, सीधा हम प्रिंट लिखते हैं और जो भी उसमें डालते हैं वो प्रिंट होकर बाहर हमको दिखा देता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ समझाने की बात नहीं है। ये 2 चीज़ हम लोग काफ़ी देर से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी दिनों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो इनपुट और प्रिंट जो है वो दोनों आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन इसमें आ जाते हैं। डेटा टाइप कन्वर्जन्स में कौन से आते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। बूल फंक्शन है, ठीक है, CHR फंक्शन है, सारे छोटे में ही हैं, कहीं हो सकता है कि मेरे से बड़ा दिखा जाए तो छोटा ही मान के चलिएगा। डिक्ट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, इंट फंक्शन है, इसी के बारे में अभी बता रहा था आपको मैं, ठीक है। लिस्ट फंक्शन है, ये डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। ऑड फंक्शन है, ठीक है, सेट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है और ट्यूपल फंक्शन है। तो ये क्या है, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, और क्या हो सकता है, डिवाइड मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है, मैक्स फंक्शन है, मीन, ठीक है, पावर की वैल्यू निकालनी है उसके लिए है, सम के लिए है, ठीक है। और मिसलिनियस या अदर्स में कौन से आ जाते हैं, ठीक है, लेंथ फंक्शन हो जाता है, रेंज फंक्शन हमने काफ़ी यूज़ किया है, रेंज फंक्शन काफ़ी यूज़ किया है, टाइप फंक्शन काफ़ी यूज़ किया है हमने, किसी का भी डेटा टाइप जानना होता है उसके लिए हम लोग टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, आपके बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, राइट। अब इसको छोटा कीजिए और देखिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज मॉड्यूल। मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़े पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स जानने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसका जो मॉड्यूल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, दैट इज py फाइल, ठीक है। ये कैसे सेव रहता है, py फाइल, .py फाइल नाम से सेव रहता है,
ठीक है, क्या कंटेंट करता है, कंटेन्स फंक्शन डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशंस ये रखता है अपने पास, यानी इसमें स्टोर्ड होते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, नीड्स टू बी इम्पोर्टेड, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको अपने कोड में। ठीक है, नीड्स टू बी इम्पोर्टेड। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेड के बारे में एक आध पॉइंट है। ठीक है, इम्पोर्टेड क्या है, एनीवेयर, कहीं भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वंस, लेकिन एक ही बार। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो एरर मार देगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सिंटैक्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसका, सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है कि कैसे लिखते हैं इसको, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, अगर एक ही मॉड्यूल हो रहा है तो ऐसे, अगर मल्टीपल मॉड्यूल इंप्लीमेंट माने आपको इंपोर्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे कि कॉमा डाल करके अनदर मॉड्यूल नेम, ये 1 हो गया मान लेते हैं, मॉड्यूल नेम 2 हो गया, ऐसे करके कॉमा डाल के आप करते जा सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या है कि एक बार आपने मॉड्यूल ये मतलब इंपोर्ट कर लिया तो उस मॉड्यूल को आप में से जो फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं उसको आप कैसे लिखेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, मॉड्यूल नेम आपको पता होगा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सिंटैक्स में इंपोर्ट मॉड्यूल नेम कर रहे हैं, जितने भी मॉड्यूल हैं कॉमा करके रख रहे हैं, एक है तो एक ही आएगा, मल्टीपल है तो कॉमा करके आप नाम ऐड करते जाइए। और जब आपने इंपोर्ट कर लिया है जहाँ पर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपने जो मॉड्यूल नेम ऊपर इंपोर्ट में लिखा वो मॉड्यूल नेम डॉट उसके अंदर कौन सा फंक्शन है वो आप सीधा उसको इंपोर्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है दो चीज़ का, इंपोर्ट करने का और उसको यूज़ करने का। करेक्ट। इसके अलावा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लिस्ट ऑफ मॉड्यूल जानने हो, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास पाइथन में, ऐसा पाइथन का ये होता है, प्रॉम्प्ट होता है हेल्प मॉड्यूल। तो जितने भी मॉड्यूल आपके इसमें होंगे लाइब्रेरी में सारे लिस्ट हो जाएंगे। और आखिरी इसमें एक और पॉइंट है कि कंटेंट ऑफ मॉड्यूल जानना हो, कंटेंट ऑफ मॉड्यूल जानना हो फॉर मैथ्स मान लेते हैं। ठीक है, फॉर मैथ्स। अब ये क्या, मैं एग्जांपल लेने के लिए ऐसा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिया। कंटेंट ऑफ मॉड्यूल जानने का क्या तरीका है कि हमारे पास ऐसे पाइथन प्रॉम्प्ट होगा, उससे हम लिख देंगे हेल्प मैथ। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट ऑफ मॉड्यूल जानने का तरीका हो गया, और लिस्ट ऑफ मॉड्यूल जानने का तरीका हो गया, कंटेंट ऑफ मॉड्यूल जानने का तरीका हो गया। अब ये मॉड्यूल जो है वो इसमें दो तरीके की बातें आती हैं। ठीक, वो हम लोग अभी देखेंगे क्या दो तरीके का बात है। पहला इसमें क्या बात होता है, ठीक है, इसमें ये बात होता है पहला कि ये बिल्ट इन मॉड्यूल हो सकते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल हो सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या बात होता है, ठीक है, कि फ्रॉम स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल एंड फ्रॉम स्टेटमेंट। तो आ जाते हैं हम लोग पहले बिल्ट इन मॉड्यूल को देखते हैं, फिर इसको मैं जब छोटा करूंगा तो आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। तो बिल्ट इन मॉड्यूल में भी तीन तरीके की बातें हैं। ठीक है, पहला क्या बात है, पहला बात है इसमें मैथ्स का मॉड्यूल हो। दूसरा क्या बात है, रैंडम मॉड्यूल है। और तीसरा इसमें एक मॉड्यूल है दैट इज स्टैटिस्टिक्स है।
स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसके जो कुछ फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में कौन से हैं? मीन, ठीक है, मीन एक्स, मीडियन एक्स, मोड एक्स, ठीक है। और ये एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स है यहाँ पर सीक्वेंस है, तीनों ही केस में एक्स क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए थोड़ा अच्छा दिखे तो थोड़ा इसको घेराघारी कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? रैंडम फंक्शन है। रैंडम फंक्शन में पहले फंक्शन कौन से हैं? रैंडम ही खुद ही, रैंडम का नाम रैंडम ही है खुद, RANDOM, रैंडम फंक्शन खुद ही है, ठीक है। रैंड इंट है, x, y, ठीक है। रैंड रेंज है, ठीक है, y, रैंड रेंज है, सेम ही है, मतलब दोनों दो तरीके से लिखा जाता है। अगर एक है आपके पास पैरामीटर है तो y लिखेंगे, रैंड रेंज y और रैंड रेंज x, y, ठीक है। तो ये दोनों ही काम क्या काम करते नहीं करते हो आप एक बार बुक रेफर कर लीजिए, ठीक है। बाकी जब जहाँ ज़रूरत आएगा वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। ये मैथ्स एक जो मॉड्यूल है इसमें थोड़े ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, तो इनके नाम से थोड़ा लिस्ट बना लेते जल्दी से, ठीक है। ये क्या है? सील एक्स, सीलिंग वैल्यू जानने के लिए सील एक्स होता है ना। सेम फॉर फ्लोर एक्स, FLOOR, फ्लोर एक्स, ठीक है। सील एक्स, फ्लोर एक्स, फैक्टोरियल एक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हो सकता है FABS, ठीक है। उसके बाद F मॉडुलस हो सकता है x, ठीक है। मॉडुलस x, y होगा, दो ठो इसमें जाएगा x, y, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? SQRT x होता है, उसके बाद एक होता है sin x, GCD x, y, ठीक है। और लास्ट है पावर x, y, ठीक है। तो ये इसके क्या है? मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा घेराघारी कर देते हैं, अच्छा दिखेगा ना। फ्रॉम स्टेटमेंट, आ जाइए फ्रॉम पे। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या उसको लेकर के आते हैं अपने पास, तो उसमें समस्या ये है कि आप क्या कर रहे हैं ना, पूरी एक चीज़ को उठा के लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। हनुमान जी को बोला गया कि भाई संजीवनी बूटी लेके आओ, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा करके ले आए। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? पहाड़ उठा के लेके आ रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब मेरा जो इसमें कहना है कि आप ना मतलब कि कोई सा भी अगर मॉड्यूल है उससे आप अगर 15-20 फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं एक बात, ठीक है, तब तो आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लीजिए। बट आपको एक आध ही चाहिए तो फिर आप फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल जो है वो सीधी मॉड्यूल उठा के लाने से बेहतर है कि आप उसको एक को एक्सेस कर लीजिए फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करके, ठीक है। तो इसका लाइन देखिए, पहले क्या है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हेल्प्स एक्सेस ओनली रिक्वायर्ड, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल, ठीक। एक पॉइंट हो गया। दूसरा इसका सिंटैक्स क्या है लिखने का? सिंटैक्स है फ्रॉम मॉड्यूल मॉड नेम, ठीक है। मॉड्यूल नेम लिखना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। इंपोर्ट फंक्शन नेम, ठीक है। वन फंक्शन नेम, टू, ऐसे चलता जाएगा। मतलब जो जितने भी आपको फंक्शन लेने हैं उस मॉड्यूल में से उनके आप नाम कॉमा करके लिखते चले जाइए, ठीक है। तो इस तरह की बात, ठीक।
एक पॉइंट और देखते हैं, प्रीसीडिंग विथ मॉड्यूल नेम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पीछे हम मॉड्यूल नेम डॉट करके लिख रहे थे ना, वो हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके और फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। मूव ऑन क्या कर जाएंगे, हम खत्म ही है टॉपिक। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं एक आध। फ्रॉम रैंडम एक मॉड्यूल था, रैंडम इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, तो रैंडम को हमने इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब इंपोर्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, रैंडम फंक्शन यूज़ कर लीजिए, रैंडम। ठीक है, या फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील SQRT। ठीक है, ये कैपिटल में लिखा जाता है कहीं कहीं पर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैपिटल में नहीं है ये, सील SQRT। इसके बाद वैल्यू इक्वल्स टू सील। ठीक है, अभी क्या है, सील सीधा आपने जैसे क्या है इसको इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करके, तो 624.7। ठीक है, या फिर और इसके बाद SQRT वैल्यू। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पर 25 आ जाता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अपने को। समझ में आ गया होगा अभी आपको। चाहे तो फ्रॉम स्टेटमेंट, जब एक आध दो आपको ये फंक्शंस यूज़ करने तो फ्रॉम यूज़ कर लीजिए, और बहुत सारे फंक्शंस मॉड्यूल को यूज़ करने हो तो सीधा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको छोटा करते हैं और देखिए आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने बिल्ट इन मॉड्यूल देखा था, ये दिख रहा है आपको, मतलब पूरा पूरी हो सकता ना पढ़ने में आ रहा हो, बट समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या है। फ्रॉम स्टेटमेंट, इससे ऊपर मॉड्यूल था, और इधर हमने क्या देखा था, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन पहला था। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं एक आखिरी दो चार पॉइंट्स हैं, उस पर 2 पॉइंट्स हैं इनफैक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट, कंपोजिशन का डेफिनेशन दिया गया। व्हाट इज कंपोजिशन, कंपोजिशन का डेफिनेशन दिया गया है, क्या है ये चीज़। ठीक है, दोनों मैं लिख के ले आता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो कंपोजिशन का आप डेफिनेशन देख लीजिए। कंपोजिशन अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट वेयर इन फंक्शन और एक्सप्रेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स एग्जीक्यूशन फॉर अचीविंग एन आउटपुट। ठीक है, तो इसको कंपोजिशन बोला गया है। ठीक है, और ओन मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या है, यूजर्स कैन क्रिएट ओन मॉड्यूल एंड हैव देयर ओन फंक्शन इन इट। ठीक है, तो चूँकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो ये चीज़ें इसमें अलाउड होती हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारे ये फंक्शन टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।